हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप एग्ज़ाम में कॉपी पर लिखकर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। दिन रात याद करने वाले बच्चे कुछ ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं जो ना पढ़ने वाला बच्चा अच्छी कॉपी लिखकर ज़्यादा मार्क्स ले जाता है ज़्यादा पढ़ने वालों बच्चों से। कब काफ़ी बच्चे सुनते भी हैं, कहते भी हैं कि मैंने तो सब कुछ याद किया हो लिखा, मेरे कम मार्क्स आए और जो क्लास में अच्छा बच्चा नहीं है उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती है जो आप लोग करते हैं, उनका हम कहाँ ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आइए चलते हैं अपने उन पॉइंट्स की ओर जिनकी मदद से आप कॉपी पर लिखना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं उन पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट है कि यूज़ ऑफ ब्लैक एंड ब्लू पेन। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही पेन यूज़ करने हैं, ब्लैक हेडिंग डालने के लिए और ब्लू पेन लिखने के लिए। और हाँ, जो भी आपने नए पेन लिए उन्हें आप पुराने कर लीजिए। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या होता है नए पेन रख लेते हैं अलग एग्ज़ाम के लिए कि हम इन पेन को उसी दिन यूज़ करेंगे, लेकिन वो क्या होता है कि उनकी ग्रिप नहीं बन पाती आपके हाथ के अकॉर्डिंग और आप जो जल्दी जल्दी राइटिंग करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है। आप उनको अच्छे से 2-3 दिन चला लीजिए या अपने पुराने ही पेन यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट आता है कि कॉपी के दोनों तरफ लाइन ना खींचना। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जैसे उन्हें कॉपी मिलती है तो वो क्या करते हैं, कॉपी लेते नहीं और दोनों तरफ कॉपी पर लाइन खींचने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये है, एक तरफ लाइन खींची हुई ऑलरेडी होती है जैसे ये है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी जल्दी भरे। बच्चों के मन में ये रहता है कि कॉपी जितनी हम भरेंगे हमें जो मार्क्स है वो ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी भरने का एक तरीका होता है वो मैं आगे बताऊँगी। आप दूसरी तरफ लाइन नहीं खींचेंगे। टीचर्स ये देखते ही उनके टीचर्स का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो सीधे ये इस चीज़ पर ही बच्चों के आधे नंबर तो वो ऐसे ही कट जाते हैं कि बच्चे पर कुछ भी लिखना नहीं आता है। थर्ड पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि सीरियल वाइज क्वेश्चन के आंसर देना। बच्चे को मोस्टली आप देखा होगा कि आपके बड़े भाई बहन या टीचर्स भी कह देते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे आता है आप वो पहले कीजिए फटाफट, और जो नहीं आता आप उसके बाद के लिए छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर ये आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, क्रम से आते हैं कि 1 2 3 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब पार्ट में बटा हुआ पेपर होता है आपका और उसके अंदर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन आते हैं, वहाँ ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको जो सीरियल वाइज क्वेश्चन दिया गया आप उसके अकॉर्डिंग करें। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ क्या होता है, आपको जैसे दिया गया है, देखिए मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश का पेपर सेक्शन A B C D में बटा हुआ होता है। सेक्शन A की बात करें रीडिंग, तो अब उसमें रीडिंग से सेक्शन A में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से करके 3-4 ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन यानी 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 2 तरीके हैं इसके, या तो आप क्या कीजिए, सपोज सेक्शन A आपसे आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी के मिड में ही सब लिखेंगे सेक्शन A रीडिंग लिख लेंगे और उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए, यानी मोटा सा करें। टीचर्स जब कॉपी खोले तुरंत उसे पता चल जाए अच्छा ये सेक्शन A से लिया गया है, क्योंकि टीचर्स के माइंड में रहता है कि कौन से सेक्शन में कितने नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो माइंड सेट रहता है। टीचर को बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, अगर आप उन्हें घुमा फिरा के लिखोगे ना तो टीचर इरिटेट हो जाता है। तो कोशिश करो सीरियल वाइज में। फिर आप उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक क्वेश्चन करने के बाद देखिए आंसर 1 मैंने यहाँ पर डाला है, आप उस लाइन को छोड़ दीजिए। अगर ऑप्शन में आया है फर्स्ट तो फिर एक लाइन छोड़कर आप 2 लाइन छोड़ के आप फर्स्ट डालेंगे और उसका आंसर आप लिख देंगे। सेकंड ऑप्शन का आंसर लिखने के लिए आपको 2 या 3 लाइन छोड़िए ताकि दूर से दिख जाइए। देखिए मैंने कैसे किया है, यहाँ पर किया है तो जैसे ये किया है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ये आंसर फर्स्ट का ये आंसर पहला क्वेश्चन का आंसर है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इस तरह से आप डाल कर लिखोगे। जैसे ही अगर आपका सेक्शन A एक पेज पर ख़त्म हो जाता है, आपकी 3-4 लाइन बच जाती है, तो आपको जो सेक्शन है वो अपने उस पेज पर नहीं करना है। आप सेक्शन B जो है वो नेक्स्ट पेज पर करेंगे, चाहे वो 4-5 लाइन छुटी हुई हो,
क्योंकि जब आप सेक्शन डालोगे तो उसके अंदर सेक्शन ए बी डालेंगे तो कम से कम 2 लाइन आपको यहाँ छोड़नी है, फिर आंसर लिखना है कि 2 लाइन यहाँ छोड़ना है, जिससे आपको क्या लगे कि वो कॉपी अट्रैक्टिव हो, दूर से क्वेश्चन दिख जाए कि हाँ ये बच्चे ने ये आंसर दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर इसी से मिलाकर लिख दोगे ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि टीचर भी जल्दबाजी में कॉपी चेक करते हैं, तो वो कि एक ही क्वेश्चन का आंसर है, वो 2 क्वेश्चन का आपको एक ही मार्क मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन के बीच में आप गैप जरूर करें, जिस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आंसर कौन सा दे रहे हैं वो आप इस साइड में लिखते चले जाइए, और उसका जो ऑप्शन, अगर वो क्वेश्चन सब डिवाइडेड है तो आप इस तरह से लिखेंगे। चीज़ क्लियर हो गई आपको ये। अब बात करते हैं हम, अगर हाँ इसमें देखें हम, अगर क्वेश्चन सपोज करो आपको सेक्शन ए याद नहीं है तो आप सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ सेक्शन बी लिखिए और जो भी सेक्शन होगा राइटिंग का वगैरह का आप यहाँ लिख दोगे। लेकिन आप ऐसा भूल कर भी नहीं करोगे कि एक क्वेश्चन तो आपको सेक्शन ए में से फर्स्ट आ रहा है, फिर सेक्शन बी डाला आपने, फिर सेकेंड लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया। इसमें टीचर कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो एक क्रम में जो क्वेश्चन, सपोज को सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है और सेक्शन बी का क्वेश्चन फर्स्ट जो है 4 नंबर का है। अगर आप एक क्वेश्चन आप इसमें से कर रहे, क्वेश्चन उसमें से कर रहे हो, तो टीचर क्या होता है जल्दबाजी में आपको हो सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन पर 1 ही नंबर दे। इसलिए ध्यान रखना है, पहले तो कोशिश करो आप सेक्शन ए उसके क्वेश्चन सोल्व करो, सेक्शन बी उससे क्वेश्चन सोल्व करो, सेक्शन सी उससे क्वेश्चन सोल्व करो। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, बीच में आप क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप पहले सेक्शन डी भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि सेक्शन डी के जितने क्वेश्चन हैं वो आप उसी के अंदर का सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। इसमें क्या है, जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, कुछ क्या होता है, टीचर अभी बता दिया कि भाई सपोज करो आपने सेक्शन ए लिखा और उसके अंदर का कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं है आपको आ रहे हैं, तो उनको कैसे लिखना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हमें नहीं पता होता है। वो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट में बताऊँगी। एक है आपका टाइम मैनेजमेंट जरूर करें, जो भी मार्क्स के अकॉर्डिंग। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, सपोज करो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो आप 2 नंबर के पे कितना टाइम देना है ये पहले ही एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले डिसाइड कर लो, या अभी से डिसाइड कर लो कि अच्छा 2 नंबर के पे आपको 3 लाइन लिखनी है, 4 लाइन लिखनी है, और 6 नंबर पे आपको कितना लिखना है, और आप कितने टाइम में आप इतना लिख पा रहे हो, ये टाइम अभी से आप डिसाइड कर लीजिएगा। एग्जाम में फिर होच पोच हो जाता है, माइंड में सेट रहेगा कि 2 नंबर पे मुझे 4 लाइन लिखनी है, 6 लाइन लिखनी है, 6 नंबर पे मुझे 1 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है। माइंड सेट करके जाइएगा ताकि आप 3 घंटे में कंप्लीट आप अपना पेपर कर सको। अतः कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन के आंसर को समान समय देना। ऐसा ना हो जो आपको अच्छे से याद हो उन्हें समय ज़्यादा दो और को कम। मतलब क्या है, क्या होता, जैसे ज़्यादा मोस्टली क्या करते हैं बच्चे ऐसे में, ऐसे बच्चों को अगर याद करा हो मिल गया ना, तो वो क्या करते हैं लिखते जा रहे हैं। अरे वो 6 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो जितना आपको करना है, अब इससे पहले बताया ना टाइम मैनेजमेंट कि क्वेश्चन पे अगर 6 नंबर का है तो आप 2 पेज लिख रहे हो, 2 पेज का है तो आप 2 पेज का ही लिखो, आपसे 3 या 4 में मत करने की कोशिश करो, क्योंकि नंबर उतने ही मिलने हैं। उसके चक्कर में क्या होता है और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आंसर सब जो भी उनका आंसर देना है सबको इक्वल टाइम दीजिए अकॉर्डिंग टू जो उसके नंबर आएंगे। अब आते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। मैंने बच्चों को काफ़ी बार देखा है मैचिंग के क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखिए मैं आपको एक वो दिखाती हूँ कैसे, यहाँ पर ये देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, उसमें यहाँ पे देखेंगे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सपोज मैचिंग इस तरह से आई है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको एमिएबल का मीनिंग ये होता है, ऐसे लाइन को कर देंगे, लाइन से मिलान नहीं करना है, ये बहुत गलत तरीका है। टीचर्स देखते ही तुम जब आपने क्रॉस कर दे तो टीचर भी क्रॉस ही कर देगा, या उनके पास टाइम नहीं होता कि वो देखे मिला कर कि ऐसे होगा। अब राइट जो है वो तरीका ये है, एक तरफ आप वो लिखेंगे वर्ड और उनके मीनिंग जो आगे पीछे होंगे आप उनके सामने लिखते चले जाएंगे। आप मैचिंग को इसी तरीके से कीजिएगा, आपको देखते ही टीचर मार्क्स देगा, ठीक है।
अब आते हैं ट्रू फॉल्स लिखने का तरीका। इसमें भी बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। ट्रू फॉल्स में देखिए आप कैसे लिखेंगे। ट्रू फॉल्स की बात करें, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन, एक तो आप हेडिंग जरूर लिखिए ऊपर। हेडिंग में क्या लिखिए, ट्रू फॉल्स है ये, तो आप ऊपर बीच में लिखेंगे ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर क्या है, सपोज करो 14 है, 14 का फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आप लिखा, दो तरीके हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फॉल्स करके छोड़ दीजिएगा तो भी आपको आंसर नंबर मिलेंगे। ये नहीं कहा जाता कि नहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, टीचर कॉपी चेक कर रहा है, उसके माइंड में उसने फॉर्मेट करके फर्स्ट का फॉल्स है, सेकंड का ट्रू है, अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो ट्रू फॉल्स में आपके नंबर कट जाएंगे। तो बेटर यही है, टाइम को इस तरह से मैनेज करो कि आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखो और उसके आगे फॉल्स अलग से। यहाँ देखिएगा मैंने किया है ना, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, और उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़कर फिर यहाँ पर ट्रू लिखा है। तो इस तरह से क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर टीचर को दूर से दिख जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और सीधा आंसर नंबर मिलते चले जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लाइन स्किप नहीं करनी है। क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन स्किप करते रहते हैं। कॉपी भरने का सही तरीका क्या होता है, देखिए पहले तो आप देखिए कुछ बच्चे इस तरह से कॉपी लिखते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने देखा है कई बार ऐसे किया उन्होंने। इस तरह से कॉपी लिखते हैं कि पहले इधर लाइन खींच ली, इधर लाइन ऑलरेडी कॉपी में है, तो वो क्या करेंगे, कुर्गी होम्स बीच में काफ़ी काफ़ी गैप कर करके आंसर लिखने की कोशिश करेंगी, जो दूर से दिख जाता है टीचर को अच्छा इस बच्चे से नहीं आता है, तो वो नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस तरह से कॉपी भरने की कोशिश ना करें। कॉपी भरने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे अच्छा क्या है कि आप हेडिंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा करो। जैसे ऐसे है, अगर ऐसे में आपने 10 से 12 लाइन या 2 पैराग्राफ आपने याद किए हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो 2 पैराग्राफ में आपके आधा पेज या पौन पेज ही होगा, पूरा पेज भरना आपसे मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उन हेडिंग्स को, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी जो पैराग्राफ है हेडिंग में चेंज कर लो, तो बहुत आसान होता है, कॉपी जल्दी भरती है और लिखा हुआ सुंदर लगता है, टीचर सीधे उस पर नज़र मारता है, नंबर मिल जाते हैं हेडिंग पर। जैसे सपोज करो आपने एक हेडिंग यहाँ पर डाला, तो इसको आपने अंडरलाइन किया, तो जब अगली लाइन होगी आप इतनी जगह तो वैसे छोड़ दोगे, फिर आप लिखोगे, तो एक हेडिंग के बाद कम से कम आप एक लाइन फिर छोड़ के लिखोगे, तो एक एक लाइन आप छोड़ भी रहे हो, सुंदर भी लग रहा है और आपकी कॉपी भी भर रही है। अगर इस तरीके से आप कॉपी भरोगे तो वो अच्छा लगेगा और मार्क्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं जिनका आंसर नहीं आता, उन क्वेश्चन का कंटेंट समझकर जवाब देना है। देखो ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताई थी थर्ड ऑप्शन में, कि जिन क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता उनको हम कैसे करें। ज़्यादातर मतलब बच्चों को मैं देखा है कि मुझसे तो वो नहीं आता था, मैंने क्या करा है कि पैराग्राफ दिया हुआ था उसको ही मैंने उतार दिया। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी मूवी की क्लिप याद आती है, मूवी लिख देते हैं या कोई सॉन्ग लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एक तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे याद नहीं है, आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं है, तो कम से कम आप पहले उसका कंटेंट समझ ले। सपोज करो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बात कर लेती हूँ, सपोज करो आपका फिजिक्स का पेपर है, तो जाहिर सी बात है फिजिक्स के पेपर में कोई हिस्ट्री तो चलेगी नहीं, या मैं इंग्लिश की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ, आप लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी का जीवन परिचय दीजिए या कबीरदास का जीवन परिचय दीजिए, इंग्लिश में लेंचो का जीवन परिचय दीजिए, और जो आपके एग्जाम में पैराग्राफ दिया है वो दिया हुआ है किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो जब आप कबीर के जन्म या लेंचो के कैरेक्टर स्केच में कोई टेक्नोलॉजी के वर्ड यूज़ करोगे तो टीचर कहाँ से मार्क्स देगा। इसका एक तरीका ये होता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो आप जो जिसके बारे में पूछा गया है बार बार 2-4 बार उन वर्ड्स का यूज़ कीजिए, और बाकी कुछ भी आप जो इधर उधर से आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन याद आ रहा है, इट मीन्स कहने का मतलब है अगर कोई कैरेक्टर स्केच पूछा गया है तो आपको सपोज करो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच पूछा गया आपसे और लेंचो का आपको याद था, तो आप यूज़ कर लीजिए पोस्ट मास्टर, और जो क्वालिटी आपने लेंचो में पढ़ी थी आप उसमें लीजिए, तो ये तो चल सकता है। पर ये नहीं चलेगा कि कैरेक्टर स्केच पोस्ट मास्टर का पूछा हुआ है और वहाँ आप जो है साइंस के गुण और फ़ायदे बताना शुरू कर दो या टीवी के गुण फ़ायदे बताने शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी थोड़ा सा कंटेंट रिलेट कर लो तो आपको जो है ना मार्क्स मिल जाएंगे। एक और बात होती है, अगर कुछ ये भी कहते हैं स्टूडेंट्स, में सुना है या टीचर्स भी कहते हैं कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को ही उतार दीजिए,
और उस पर भी टीचर, क्योंकि टीचर तभी तो मार्क्स देगा जब आपकी कॉपी भरी हुई होगी, कुछ आपने लिखा होगा, चाहे वो गलत ही लिखा हो तो ही मार्क्स देंगे। लेकिन इसका भी एक तरीका है। जैसे सपोज करो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ या सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हिंदी में तो आप लिख दोगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म, भाई कटक में होता, आपको कटक याद नहीं, आपने गुजराती लिख दिया, तो इट मीन्स स्टार्टिंग के 4-5 वर्ड तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अब अगर उसमें कहा कि अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश में तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसने बोला वेयर वॉज बोर्न, तो वेयर से स्टार्ट करा और अपना आंसर भी वेयर से लिख दोगे तो क्वेश्चन देखते ही क्या है, टीचर आपको 0 नंबर देगा। तो हिंदी के आंसर को लिखने का तरीका और इंग्लिश के आंसर को लिखने का तरीका अलग होता है। चाहे आप क्वेश्चन सेम उतारो, आंसर में क्वेश्चन उतार रहे हो, तो इंग्लिश में उतारते समय आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन वर्ड का आप यूज ना करें। अगर आपने आंसर में क्वेश्चन वर्ड यूज कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यही चीज़ है मेन, कि जिनका आंसर नहीं आ रहा है तो आप कंटेंट से रिलेटेड आप उससे मिलता जुलता लिखेंगे, ना कि कोई क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है ये साइंस से रिलेटेड और आपने लिख दिया हिस्ट्री से रिलेटेड, तो ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। आगे आता है लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट। अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, वो चेंज हो गया। मोस्टली बच्चे मैंने लिखते हुए देखा है पुराने फॉर्मेट पर लिख रहे हैं। अगर आपने राइटिंग का फॉर्मेट अच्छे से लिख लिया ना, टीचर का क्या होता है, जो फॉर्म लिखा हुआ आता है उसके अंदर पढ़ने का टाइम नहीं होता उनके पास भी, वो सिर्फ फॉर्मेट को देखेंगे कि बच्चे ने कैसे लिखा है, उस पर जानकारी है क्या लिख रहा है, तो वो उस पर चेक करेंगे और सीधे उस पर मार्क्स दे देंगे। इसलिए हर क्वेश्चन के फॉर्मेट को आप बड़े अच्छे से देख लीजिएगा और उसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रिक्स थी जो आपके काम आ सकती है। साथ में कुछ अगली वीडियो होगी कि 4-5 ऐसे सावधानियां हैं आपको रखनी है एग्ज़ाम के दौरान, नहीं तो आपके मार्क्स कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक यू।